नताशा ने अपने बिस्तर पर उसी औरत को देखा जो कुछ देर पहले खिड़की के बाहर लटकी हुई थी। मुंबई एक तेज रफ्तार भागता शहर, और इसी रफ्तार के बीच साहिल तलाश में जुटा है एक अदद नौकरी की, ताकि वो नताशा से शादी कर सके। नताशा वो लड़की जिससे साहिल अपनी जिंदगी से भी ज्यादा प्यार करता है, और नताशा भी उसके बिना नहीं रह सकती। लेकिन ना तो नताशा को इस बात का पता था और ना ही साहिल को कि अगले कुछ दिनों में उनकी जिंदगी पूरी तरह पलटने वाली है। रात के 12:30 बज रहे हैं। घना अंधेरा बाहर पसरा हुआ है। कुत्तों के भौंकने की आवाज लगातार आ रही है। नताशा के कानों में ईयरफोन लगा हुआ है और वो साहिल से बातें कर रही है। नताशा की पालतू बिल्ली किट्टी दूर बैठी उसे देख रही है, लेकिन कोई और भी है जो नताशा को लगातार घूर रहा है, जिसका पता उसे बिल्कुल नहीं है। वो तो बस साहिल से बातें करने में खोई हुई है। तुम भी ना साहिल, इतना नेगेटिव क्यों बोलते हो? अरे माना कि आज भी नौकरी का कुछ नहीं हुआ, लेकिन नौकरी मिलेगी ही नहीं, ऐसा थोड़ी ही होता है। और अगर ना भी मिली तो भी मैं तुमसे ही शादी करूंगी। तुम मेरे पापा की परवाह मत करो, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती। पर नताशा, मुझ जैसे बेरोजगार को कोई अपनी लड़की क्यों देगा? देखो साहिल, नौकरी का मिलना या ना मिलना ये एक बहुत ही टेम्परेरी फेज है, और इस टेम्परेरी चीज के लिए लाइफ की परमानेंट खुशियों से समझौता नहीं करते। चलो अब जल्दी से फोन पर किस दे दो। मैंने बहुत लेक्चर दे दिया तुमको, मेरी एनर्जी लॉस हो गई है। किस? हाँ किस, नहीं देना क्या? ठीक है, मैं रखती हूँ। अरे नहीं नहीं, मैं दे रहा हूँ ना। तकिए को सीने से लगाए नताशा ये बात साहिल से कर रही थी। तभी उसकी नजर खिड़की पर गई। उसे एक साया खिड़की पर दिखा। उसके बाल खुले हुए थे जो हवा में लहरा रहे थे। अचानक से उस पर नजर पड़ते ही नताशा डर गई। साहिल एक मिनट रुको, लगता है कोई मेरी खिड़की पर है। खिड़की पर? अरे खिड़की पर कौन होगा? वही तो देखने जा रही हूँ। कान में ईयरफोन लगाए हुए ही वो खिड़की के पास पहुंची, लेकिन वहां तो कोई नहीं था। यहाँ तो कोई नहीं है, लेकिन मैंने अभी अभी यहाँ किसी औरत को देखा था। ये सोचते हुए नताशा ने अपने कानों से ईयरफोन निकाला और अपना सिर थोड़ा बाहर निकालकर खिड़की से बाहर देखने लगी। अचानक उसने देखा कि एक बहुत ही खूबसूरत औरत खिड़की के बाहर उल्टी लटकी हुई है, जिसके बाल हवा में लहरा रहे हैं। नताशा ये देख चीख पड़ी। कौन है? जैसे ही उसने ये बोला, वो औरत गायब हो गई। तभी उसके कानों में किसी के गुर्राने की आवाज आई। बहुत ही भयानक आवाज थी वो। ऐसा लग रहा था कि कोई जानवर गुर्रा रहा है। उसे लगा कि शायद कुत्ते होंगे जो अक्सर रात को भौंकते भी हैं और गुर्राते भी हैं। लेकिन ये आवाज बाहर से नहीं, उसके घर के अंदर से ही आ रही थी। वो तुरंत पीछे मुड़ी। मुड़ते ही उसने जो देखा, उसे देखकर उसके दिल की धड़कन बढ़ गई। वो चीखना चाहती थी, लेकिन उसकी आवाज उसके गले में ही अटक गई थी। उसका पूरा शरीर थर थर कांप रहा था। नताशा ने अपने बिस्तर पर उसी औरत को देखा जो कुछ देर पहले खिड़की के बाहर लटकी हुई थी। उसने ये भी देखा वो औरत उसकी पालतू बिल्ली को मारकर चबड़ चबड़ करती हुई खा रही है। आज 7 दिन हो गए इस घटना को। पिछले 7 दिन से नताशा अस्पताल के बिस्तर पर जिंदा लाश सी पड़ी हुई है। नताशा की आंखों में अब भी वही खौफ है जो पहले दिन उसकी आंखों में दिखा था। लेकिन वो खौफ वो किसी को बयां नहीं कर सकती, क्योंकि वो खामोश जो हो गई है। साहिल हर दिन अस्पताल आता है और नताशा को आईसीयू के बाहर से झांक कर और छिपकर देखता है। छिपकर इसलिए क्योंकि उसे पता है कि अगर नताशा के पापा की नजर उस पर गई तो बहुत बड़ा बवाल हो जाएगा। इन 7 दिनों में साहिल ना तो किसी नौकरी की तलाश में गया और ना ही भरपेट खाना खाया। उसी रात की बात है
घड़ी की सुई 12:30 बजा रही थी। साहिल अस्पताल के कैंपस में बदहवास सा टहल रहा था और बार बार आसमान की ओर देखकर भगवान से नताशा के जल्दी ठीक होने की प्रार्थना कर रहा था। वो इस कदर उसकी यादों में खोया हुआ था कि उसे इस बात का जरा भी इल्म नहीं था कि दूर बैठी एक बहुत ही खूबसूरत लड़की उसे लगातार एकटक आंखों से देख रही है। कुछ देर बाद वो लड़की उसके पास आई और उससे कहा, एक्सक्यूज मी। साहिल ने उस लड़की की तरफ देखा भी नहीं। लड़की ने एक बार फिर से उसे कहा, एक्सक्यूज मी। इस बार साहिल की नजर उस पर गई। साहिल कुछ देर तक उसे एकटक देखता रह गया। फिर उसने उससे कहा, जी आपने मुझसे कुछ कहा? हाँ जी, मैंने आपसे ही कहा। जी बोलिए। मैं आपको पिछले 8 दिनों से देख रही हूँ। आप यहीं रहते हैं, कहीं जाते नहीं हैं, कपड़े भी आपने नहीं बदले हैं। बस एक चीज आपके चेहरे पर कॉमन है और वो है टेंशन। कौन एडमिट है आपका अस्पताल में? जिंदगी। जिंदगी? हाँ, मेरी जिंदगी एडमिट है यहाँ। मेरी नताशा, मेरी सब कुछ। पता नहीं उसे क्या हो गया है। अस्पताल की मशीन के बीच उसे घिरा देखना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मेरी नताशा ऐसी नहीं है। वो तो नदी के पानी की तरह है, बहती रहती है, उछलती रहती है, हंसती रहती है। टेंशन से तो उसका दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। ये कहते हुए साहिल का गला भर आया। उसकी आंखें भीग गईं। वो ना चाहकर भी फूट फूट कर रोने लगा। साहिल को इस तरह बच्चे की तरह रोते देख उस लड़की ने उससे कहा, टेंशन मत लो, मैं हूं ना, मैं सब ठीक कर दूंगी। तुम कैसे ठीक करोगी? मैं अरे मैं ही तो तुम्हारी नताशा की ट्रीटमेंट कर रही हूँ। आप? पर आपको तो मैंने कभी नहीं देखा। तुम मुझे कैसे देखते? तुम तो खुद अपनी नताशा को छिप कर देखते हो। पर बिलीव मी साहिल, मैं तुम्हारी नताशा को बिल्कुल ठीक कर दूंगी। डॉक्टर, मैं आपका एहसान पूरी जिंदगी नहीं चुका पाऊंगा। बस आप मेरी नताशा को ठीक कर दीजिए। उसे पहले की तरह कर दीजिए, उसे वापस कर दीजिए। एज अ डॉक्टर मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ। थैंक यू डॉक्टर। अब सॉरी मैम, आपका नाम क्या है? चुड़ाला। डॉक्टर चुड़ाला नाम है मेरा। चुड़ाला नाम सुनने में तो बहुत ही अजीब था, लेकिन नाम से साहिल को क्या मतलब था? उसे तो बस अपनी नताशा को ठीक करना था। चुड़ाला से साहिल की मुलाकात के तीसरे दिन की बात है। उस रात डॉक्टर चुड़ाला साहिल से एक बार फिर मिली। आज उनकी आंखों में खुशी साफ तौर पर झलक रही थी और उसने उस रात जो बात साहिल को कही, उसे सुनकर साहिल की आंखों में एक बार फिर से आंसू थे, लेकिन इस बार वो आंसू खुशी के थे। आप सच कह रही हैं डॉक्टर चुड़ाला, नताशा रिकवर कर रही है। आज उसने 15 दिनों में पहली बार अपनी पलकें झपकाई। बिल्कुल सच साहिल। आई होप वो जल्दी पूरी तरह ठीक हो जाएगी। वैसे जब तुम लोग शादी करोगे तो मुझे इनवाइट करोगे ना? अगर नहीं भी करोगे तो मैं तो आऊंगी ही। मैम, आपको ना बुलाने का तो सवाल ही नहीं है। नताशा ने पलकें झपकाना शुरू कर दिया था, लेकिन ये उसके ठीक होने की गारंटी नहीं थी, क्योंकि कोई था जो उसे ठीक नहीं होने देना चाह रहा था। अगली रात की बात है। 2 बज रहे थे। हर ओर सन्नाटा ही सन्नाटा था। तभी उस सन्नाटे को भंग करती एक आवाज अस्पताल के आईसीयू में गूंजी। आईसीयू के जिस बेड पर नताशा थी, उसी बेड के नीचे वही भयानक औरत जोर जोर से हंस रही थी। हंसते हंसते उस औरत ने आईसीयू में लगे सीसीटीवी कैमरे की ओर देखा। पल भर में ही सारे के सारे कैमरे बंद हो गए। उसके बाद वो औरत बिस्तर के नीचे से निकली और नताशा के पास खड़ी होकर उसे घूरने लगी। काफी देर वो उसे घूरती रही और फिर उसने नताशा के हाथ में लगी स्लाइन की पाइप को खींच कर निकाल दिया। खून की मोटी धार जमीन पर गिरने लगी। नताशा बिस्तर पर तड़पने लगी। शमशान घाट में नताशा की जलती चिता को दूर से देखता साहिल बदहवास सी स्थिति में था।
वो चाहता था कि वो खुद भी नताशा की जलती चिता में कूद जाए, वो चला जाए उसके साथ हमेशा के लिए इस बेदर्द दुनिया से दूर। साहिल की आंखों में अब भी वो दृश्य सामने आ रहा था जब वो पहली बार नताशा से मिला था। इतनी देर से क्यों आए हो आप? पिछले 10 मिनट से मैं आपका वेट कर रही हूँ। अब सॉरी मैम, वो आज ट्रैफिक बहुत ही ज्यादा है। तुम लोग भी ना झूठ बहुत बोलते हो। मैम, इसी कमाई से रोटी चलती है मेरी, मैं क्यों झूठ बोलूंगा आपसे? अच्छा ठीक है, चलो अब। मैम, ओटीपी बताना। नताशा ने साहिल को ओटीपी बताई और फिर साहिल अपनी बाइक पर उसे बिठाकर उसकी मंजिल की ओर बढ़ चला। नताशा और साहिल की वो पहली मुलाकात थी। नताशा साहिल की बाइक में पीछे बैठी हुई थी। साहिल संभाल कर और थोड़ा धीरे बाइक चला रहा था। क्या यार, इतनी स्लो क्यों चला रहे हो बाइक? मैम, ट्रैफिक है ना। तेरे ट्रैफिक के चक्कर में मैं लेट हो जाऊंगी। नहीं मैम, मैं टाइम पर आपको छोड़ दूंगा। और जैसा कि साहिल ने बोला था, उसने नताशा को बिल्कुल सही वक्त पर उसकी मंजिल तक पहुंचा दिया। ये एक साधारण सी मीटिंग थी, लेकिन ये साधारण मीटिंग आगे जाकर असाधारण होने वाली थी, कौन जानता था। साहिल और नताशा की पहली मुलाकात के 15 दिन बाद की बात है। रात के 10:30 बज रहे थे। नताशा अपनी स्कूटी से अपने घर की ओर जा रही थी, लेकिन रास्ते में ही उसकी स्कूटी खराब हो गई। एक तो रात और ऊपर से सुनसान सड़क। नताशा को डर लग रहा था। उस दिन उसकी फोन की बैटरी भी डाउन हो गई थी, तो वो घर पर कॉल भी नहीं कर पा रही थी। उसी समय उसे दूर से एक बाइक आती दिखी। बाइक पर साहिल ही था। साहिल अपनी लास्ट राइड खत्म कर अपने घर जा रहा था। नताशा ने उसे रुकने का इशारा किया। साहिल ने अपनी बाइक उसके सामने रोकी। नताशा ने उससे सारी बात बताई। अरे मैम, टेंशन की बात नहीं है, मैं हूं ना, मैं आपको घर छोड़ दूंगा और आपकी स्कूटी को भी ठीक कराने का मैं इंतजाम करता हूं। साहिल ने तुरंत ही फोन मिलाया और अपने जान पहचान के एक मैकेनिक को वहां बुलाया। मैकेनिक ने नताशा की स्कूटी देखी और बोला कि 2 घंटे लगेंगे उसे ठीक होने में। भाई एक काम कर, 2 घंटे रुकना तो मुश्किल है, तू स्कूटी ठीक कर और स्कूटी को मैम के घर छोड़ा, मैं अभी मैम को घर पहुंचा देता हूं। साहिल के साथ इस मुलाकात का असर नताशा पर बहुत गहरा पड़ा। थैंक्स साहिल, अगर तुम नहीं होते तो ना जाने क्या होता। अरे मैं नहीं होता तो कोई और होता मैम, दुनिया में अच्छे लोगों की कमी थोड़ी ना है। कमी है साहिल, अच्छे लोगों की कमी है। बाय द वे, मेरा नाम नताशा है, मैम नहीं, समझ में आया? जी मैम। फिर से मैम? जी नताशा मैम। साहिल की इस बात को सुनकर नताशा खिलखिलाकर हंस पड़ी। उस दिन नताशा ने साहिल का नंबर भी उससे ले लिया था। नताशा को यह जानकर बहुत खुशी हुई थी कि साहिल पार्ट टाइम बाइक चलाता है और कॉलेज में पढ़ाई भी करता है। उसका कोई नहीं है। जब वो 11 साल का था, उसी समय उसकी माँ की मौत हो गई। कुछ दिन बाद उसके पिता उसे हमेशा के लिए छोड़कर कहीं चले गए। तब से ही वो कमाता भी है और पढ़ता भी है। धीरे धीरे नताशा और साहिल मिलने जुलने लगे और ये मुलाकात प्यार में बदल गई। ऐसा वैसा प्यार नहीं, बहुत गहरे वाला प्यार। तभी तो दोनों ने एक दूसरे के नाम टैटू करा रखा था, ताकि एक दूसरे का नाम हमेशा हमेशा के लिए उनके साथ रहे। पुरानी बातों को याद करते हुए साहिल लगातार रोए जा रहा था और अब उसे बार बार डॉक्टर चुड़ाला की वो बात याद आ रही थी कि वो उसकी नताशा को कुछ नहीं होने देगी, वो उसे ठीक कर देगी। उसे डॉक्टर चुड़ाला पर गुस्सा आ रहा था कि उसने उससे झूठ क्यों बोला। वो एक बार डॉक्टर चुड़ाला से मिलना चाहता था और उन्हें जी भरकर खरी खोटी सुनाना चाहता था। शमशान से लौटकर साहिल कई घंटों तक अपने कमरे के बाहर ही बैठा रहा। दरवाजा खुला था, लेकिन अंदर जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। उसे लग रहा था अगर वो अंदर गया तो नताशा की आवाज फिर सुनाई देगी। कमरे के अंदर अब भी नताशा की चीखें थीं।
दीवार पर टंगा उसका दुपट्टा, टेबल पर रखा उसका हेयर क्लीन और बिस्तर के कोने में रखा वो तकिया। जब भी नताशा साहिल से मिलने आती, उस तकिए को वो वैसे ही सीने से लगाती थी जैसे वो साहिल को लगाया करती। साहिल बहुत देर तक उस तकिए को घूरता रहता। उसे लग रहा था कि अभी नताशा पीछे से आएगी और वो तकिया उठाकर अपने सीने से लगा लेगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। साहिल बार बार पीछे मुड़कर देखता रहा कि कहीं से तो नताशा आ जाए, लेकिन जो मर जाते हैं वो कहां वापस आते हैं। इंसान चाहे लाख रोए, लाख याद करे, वो तो एक ऐसी दुनिया में चले जाते हैं जिस दुनिया में जाने के बाद इंसान सब कुछ भूल जाता है। बहरहाल साहिल ने कांपते हाथों से तकिया उठाया। अगर आत्मा सच में होती है नताशा, तो एक बार आकर बता दो, मैंने क्या गलती की? क्यों तुम मुझे इस तरह छोड़कर चली गई? नताशा मुझे बताओ, किसके भरोसे गई हो तुम मुझे छोड़कर? साहिल नताशा से सवाल पूछता रहा और रोता रहा। उसी रात की बात है। रात के 3 बज रहे थे। रोते रोते साहिल की आंखें लग गई थी, लेकिन साहिल को आंखें बंद किए हुए अभी कुछ ही पल बीते थे कि उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई दी, और साथ ही उसने सुना कि रोते रोते वो आवाज उसका नाम पुकार रही है। उस आवाज को तो साहिल दुनिया भर के शोर के बीच भी पहचान सकता था। वो आवाज थी नताशा की, उसकी जिंदगी की। साहिल चौंक कर उठ बैठा। नताशा, नताशा तुम हो? कहाँ हो तुम? तुमने मुझे आवाज दी? लेकिन साहिल को कोई जवाब नहीं मिला। वो अपने कमरे के इधर उधर देखने लगा, लेकिन कमरा तो खाली था। बस उस कमरे में आ रही थी पंखे की आवाज और दीवार पर टंगी घड़ी की टिक टिक की आवाज। साहिल खुद को समझाने लगा, दिमाग का वहम है, बस वहम। वो तो चली गई, मेरी नताशा तो चली गई, अब वो मुझे कभी भी आवाज नहीं देगी। लेकिन अगली रात वो आवाज फिर से आई। इस बार रोना तेज था और साहिल को पुकारने की आवाज भी जोरों की थी। नताशा, अगर तुम यहीं हो तो सामने आओ। क्यों नहीं तुम सामने आ रही हो? मैं तुम्हारा साहिल हूं नताशा। तुम रो क्यों रही हो और मुझे क्यों पुकार रही हो? क्या हुआ है नताशा, बोलो ना। तभी कमरे का बल्ब फ्लिकर करने लगा और पल भर के लिए साहिल ने देखा नताशा कमरे के कोने में खड़ी थी। उसके चेहरे पर आंसू थे, आंखें सुर्ख लाल थी उसकी, और उसकी कलाई पर वही नीले पड़े गहरे निशान थे जहां स्लाइन की नली लगी थी। नस अब भी सूजी हुई थी और सूखे हुए खून की पतली परत साफ दिखाई दे रही थी। नताशा, वो कुछ कहना चाह रही थी। उसके होठ हिल रहे थे, लेकिन आवाज नहीं निकल रही थी। अचानक वो जोर जोर से रोने लगी। साहिल चीख पड़ा। क्या कहना चाहती हो तुम? क्या कहना चाहती हो नताशा? बोलो ना, क्यों तुम मुझे अपने निशान दिखा रही हो? साहिल ये पूछ ही रहा था, लेकिन अगले ही पल नताशा गायब हो गई। उस रात के बाद ये रोज होने लगा। कभी वो रोती, कभी गुस्से में देखती। साहिल पागल होने लगा था। एक रात वो चीख पड़ा, अगर तुम किसी तकलीफ में हो नताशा, तो मुझे बता दो। ऐसे चुपचाप आकर मुझे यूं देखती मत रहो। मैं तुम्हें खो चुका हूं, ये सच पहले ही मुझे रोज मार रहा है। अब तुम भी मुझे ऐसे मत तोड़ो। लेकिन नताशा ने कुछ नहीं बोला और वो गायब हो गई। उस रात
तो करने हैं। अगली सुबह साहिल सीधे अस्पताल पहुंचा। वो भागते हुए रिसेप्शन तक गया। मुझे डॉक्टर चुड़ाला से मिलना है। रिसेप्शन पर बैठे लड़के ने कंप्यूटर में नाम टाइप किया। एक बार, दो बार, फिर उसने सिर उठाकर देखा। सर, यहां इस नाम की कोई डॉक्टर नहीं है। आप ठीक से देखिए, वो यहीं आईसीयू में। लड़के ने बात काट दी। सर, इस अस्पताल में इस नाम की कोई डॉक्टर कभी काम पर नहीं रही। साहिल के हाथ कांपने लगे। वो एक एक फ्लोर पर गया। हर सीनियर डॉक्टर से पूछा, हर नर्स से, हर जगह एक ही जवाब, नहीं। साहिल का दिमाग घूमने लगा। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो एक ही बात सोच रहा था कि अगर डॉक्टर चुड़ाला नाम की कोई डॉक्टर इस अस्पताल में काम नहीं करती थी तो फिर उसे कौन सी डॉक्टर हर रोज मिलती थी। जब नताशा एडमिट थी, उसने चुड़ाला को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसका कोई पता नहीं लगा। उसकी कोई तस्वीर भी तो उसके पास नहीं थी। एक रात की बात है, साहिल नताशा की तस्वीर हाथ में लेकर बैठा हुआ था। उसकी आंखों में आंसू थे। तभी उसकी नजर खिड़की पर गई। खिड़की के पास नताशा खड़ी थी। इस बार वो रो नहीं रही थी। उसका चेहरा अजीब तरह से शांत था, जैसे वो बहुत कुछ सह चुकी हो और अब थक गई हो। उसने साहिल की तरफ हाथ बढ़ाया और साहिल को अपने पास बुलाया। साहिल की आंखों से आंसू बह रहे थे। कहां ले जा रही हो नताशा? अगर ये आखिरी बार है तो भी मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। नताशा पलटी और कमरे से बाहर निकल गई। उसके कदम जमीन को छू नहीं रहे थे। साहिल उसके पीछे पीछे चल पड़ा। घर छूट गया, गली छूट गई, शहर की रोशनी पीछे रह गई। कुछ देर बाद दोनों एक सुनसान रास्ते पर थे। चारों तरफ सन्नाटा था और उस सन्नाटे के आगे एक घना जंगल खड़ा था। साहिल रुक गया। नताशा, ये जंगल। नताशा ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में डर था। वो यहीं रहती है। कौन? चुड़ाला।